भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत भारत में 22 भाषाओं को राज्य भाषा का दर्जा दे रहे हैं। आज अपन इन 22 भाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं बेसिक बता देता हूँ कि जम्मू कश्मीर में बोली जाने वाली भाषा का नाम कश्मीर। जम्मू कश्मीर के ठीक नीचे इधर बाई और आ जाता पंजाब। पंजाब में बोली जाने वाली भाषा का नाम पंजाबी, ठीक है, पंजाबी। और यहाँ पे गुजरात में बोली जाने वाली भाषा का नाम गुजराती। और पाकिस्तान का ये वाला एरिया, यहाँ पे यानी कि ये वाले एरिया का नाम है सिंध। पाकिस्तान के इस एरिया का नाम है सिंध। और यहाँ पे इनकी बोली जाने वाली भाषा का नाम है सिंधी। भारत के कुछ लोग सिंधी भाषा को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सन 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा तो भारत के कुछ लोग पाकिस्तान गए और पाकिस्तान के इन इलाकों के लोग भारत में आए, तो वो लोग यानी कि सिंधी भाषा को बोलते हैं। तो एक भाषा हुई सिंधी। फिर यहाँ पे आ जाता है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में बोली जाती है मराठी, यानी कि मराठा, यानी मराठा मारता नहीं, मरता नहीं, मारता है। वैसे यहाँ पे केरल में बोली जाने वाली भाषा का नाम है मलयालम। कर्नाटक में बोली जाने वाली भाषा का नाम है कन्नड़। तमिलनाडु में बोली जाने वाली भाषा का नाम है तमिल, ठीक है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाले एरिया में बोली जाने वाली भाषा का नाम है तेलुगु। और यहाँ पे पहले उड़ीसा वाले क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का नाम है उड़िया। क्या नाम है? उड़िया। पहले बंगाल यहाँ पे था पूरा, पहले बंगाल वाला पूरा ये वाला इलाका था, ये वाला इलाका था पूरा बंगाल वाला। तो इस वाले क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का नाम बंगाली। क्या हुआ? बंगाली। दोबारा से सुनेंगे। जम्मू कश्मीर में बोली जाने वाली भाषा का नाम कश्मीरी। इधर पंजाब में बोली जाने वाली भाषा का नाम पंजाबी। इधर यहाँ पे कि गुजरात में बोली जाने वाली भाषा का नाम गुजराती। महाराष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा का नाम मराठी। केरल में बोली जाने वाली भाषा का नाम मलयालम। ये जो कर्नाटक वाला इलाका है इसमें बोले जाने वाली भाषा का नाम कन्नड़। क्या नाम है? कन्नड़। और तमिलनाडु वाले एरिया में बोली जाने वाली भाषा का नाम है तमिल। क्या नाम है? तमिल। और ये इधर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाले एरिया में बोली जाने वाली भाषा का नाम है तेलुगु। क्या नाम है? तेलुगु। क्या नाम है? तेलुगु। तेलुगु। और ये वाला जो इलाका है यानी ये पहले वाला इलाके को कहते हैं उड़ीसा। तो इस वाले क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का नाम है उड़िया। क्या नाम है? उड़िया। क्या नाम है? उड़िया, ठीक है। और ये वाला पूरा इलाका बंगाल कहलाता था। तो इस वाले क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा का नाम है बंगाली, बंगाली, ठीक है। यहाँ पे आएगा मणिपुर। तो मणिपुर में बोली जाने वाली भाषा का नाम मणिपुरी। क्या आएगा? मणिपुरी। क्या आएगा? मणिपुरी। यहाँ पे अपना आता है असम। असम में बोली जाने वाली भाषा का नाम असम। असम में बोली जाने वाली भाषा का नाम असमी, ठीक है। और ये मध्य वाला भारत, इसमें कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी, यानी कि हिंदी भाषा बोली जाती है। तो आपको मैं इन 22 भाषाओं के बारे में बताता हूँ। देखिए, अब इनके नाम देखिए। आप ऊपर से देखने स्टार्ट कीजिए। पहली कश्मीरी, दूसरी पंजाबी, तीसरी सिंधी,
चौथी गुजराती, पांचवी मराठी, छठी मलयालम, सातवीं कन्नड़, आठवीं तमिल, नौवीं तेलुगु, 10वीं उड़िया, 11वीं बंगाली, 12वीं मणिपुरी, 13वीं असम, हिंदी, उर्दू, 16वीं संस्कृत, 17वीं नेपाली, 18वीं कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, 22 संथाली। तो इन 22 भाषाओं को राज्य भाषा का दर्जा दिए गए। पहली कश्मीरी, दूसरी पंजाबी, तीसरी सिंधी, चौथी गुजराती, पांचवी मराठी, छठी मलयालम, सातवीं कन्नड़, आठवीं तमिल, नौवीं तेलुगु, 10वीं उड़िया, 11वीं बंगाली, 12वीं मणिपुरी, 13वीं असम और 14वीं हिंदी, 15वीं उर्दू, 16वीं संस्कृत, 17वीं यानी कि नेपाली और 18वीं कोंकणी और 19वीं यानी कि बोडो और 20वीं डोंगरी, 21वीं मैथिली और 22वीं संथाली। ऐसे भारत में टोटल 22 भाषाएं बोली जाती हैं। आप लोग इसको उतारो। इस तरह भारत में 22 भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, आप लोगों ने उतारा। अब आगे बढ़ते हैं। ये 243 था, या ऐसे 243 था। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक है दूसरा टॉपिक अपना कर्क रेखा भारत के किन 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये देखेंगे अपन।
ये इंडिया का मैप, ठीक है। यहाँ पे अपना इनकी गुजरात, गुजरात, ये गुजरात, और यहाँ पे इनकी राजस्थान है, ये जो बीच वाला एरिया है ये मध्य प्रदेश आ जाता है, ये छत्तीसगढ़ आ जाता है, ये वाला एरिया, झारखंड वाला जाता है, इधर आ जाता है त्रिपुरा, ये है मिजोरम, ये कर्क रेखा कुछ ऐसे गुजरती है, ऐसे समझेंगे आप। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों में से होकर गुजरती है, यानी कि गुजरात, और यानी कि इधर ये राजस्थान के नीचे के हिस्से में से गुजरती है, राजस्थान के नीचे के हिस्से में से होकर गुजरती है। तो दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, ये वाला है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के आगे आता है झारखंड, झारखंड के आगे आता है त्रिपुरा, त्रिपुरा के आगे आता है मिजोरम। तो 1 2 3 4 5 6 7, और एक है यहाँ पे ये वाला एरिया पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो क्या कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों में से होकर गुजरती है। नंबर 1 गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा है पश्चिम बंगाल, सातवां है त्रिपुरा, आठवां मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। तो ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों में से होकर गुजरती है। अब जो अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ये मैप के अंदर वास्तविक चीज अपन को पढ़ना क्या था। ये तो अपन ने देखा कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों में से होकर गुजरती है, भारत में बोली जाने वाली 22 भाषाएं। लेकिन अब स्टार्ट करेंगे भारत को, मेन भारत को अब स्टार्ट करेंगे। अब स्टार्ट करेंगे, आज अपन ऊपर से देखेंगे। पहले पढ़ेंगे अपन जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद में हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड और नीचे वाला एरिया बिहार, झारखंड, यानी कि सातों बहने, उड़ीसा, उड़ीसा के बाद में यहाँ पे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यानी केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, और इनके पूरा इंडिया अपन पढ़ने वाले हैं। तो आज अपन जो शुरुआत करने वाले हैं, आज अपन शुरुआत करने वाले जम्मू कश्मीर। आज अपन ये वाला इलाका पढ़ेंगे, जम्मू कश्मीर वाला। कौन सा? जम्मू कश्मीर वाला। तो यहाँ से इनकी जम्मू कश्मीर वाला जो टॉपिक है, इसमें से काफी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इसको अच्छी तरीके से समझना चाहिए। अब शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का मैप बना लेते हैं छोटा सा, इस तरह से। ये अपना क्या बन गया? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का ये वाला इलाका पीओके कहलाता है। क्या कहलाता है? पीओके। और ये वाला इलाका लद्दाख कहलाता है। ये कहलाता है कश्मीर। और ये वाला पूरा इलाका, यहां तक का ये पूरा इलाका, ये कहलाता है लद्दाख। क्या कहलाएगा? लद्दाख। और ये वाला नीचे वाला जो क्षेत्र कहलाएगा, ये कहलाएगा जम्मू। जम्मू दाख। तो यानी कि जम्मू कश्मीर का ये वाला इलाका कहलाता है पीओके, नीचे वाला इलाका कहलाता है जम्मू, ये वाला इलाका है लद्दाख, ये वाला इलाका है कश्मीर, ठीक है।
क्या है, कश्मीर। अब पीओके यानी कि पाक ऑक्यूपाइड एरिया, पाक ऑक्यूपाइड एरिया यानी कि पाक अधिकृत क्षेत्र, ये पूरे जम्मू कश्मीर का, ये पूरे जम्मू कश्मीर का 30% है। कितना, 30%। और ये जो 30% है, और यहाँ पे अपन को थोड़ा सा इलाका, ये वाला इलाका, ये वाला इलाका है अक्साई चीन वाला। क्या है, अक्साई चीन, अक्साई चीन, ये है 10%। ये कितना है, 10%। और पीओके 30%, अक्साई चीन की 10%, और ये जो बाकी इलाका ये 60% है। तो जम्मू कश्मीर का 60% ही हमारे पास है, बाकी 30% पाकिस्तान के पास है, और 10% अक्साई चीन यानी कि चाइना के पास में। अब ये पाकिस्तान के पास कैसे गया, ये चाइना के पास कैसे गया, इसके बारे में जान लेते हैं पहले तो। ठीक है, आपको दिख रहा है। तो क्या हुआ, सन 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बन गए। ठीक है, अब जब भारत के आजाद नहीं होने से पहले भारत में 565 देशी रियासत थी। 565 देशी रियासत थी। कितनी, 565 देशी रियासत। कितनी देशी रियासत थी, 565 देशी रियासत थी। ने जब भारत और पाक का विभाजन हो गया, तब भारत में देशी रियासत बची। ने जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, ठीक है, तो 20 देशी रियासत पाकिस्तान में चली गई और 545 देशी रियासत भारत में रह गई। अब इन 545 में से 542 को, कितने को, 542 को तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत में सम्मिलित कर लिया। लेकिन इन 3 देशी रियासतों को, 3 देशी रियासत थी, एक तो जम्मू कश्मीर, दूसरी थी हैदराबाद, तीसरी थी जूनागढ़। क्या थी, जूनागढ़। अब ये जो जम्मू कश्मीर है, ने जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को एक अलग स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे। ने जम्मू कश्मीर, हैदराबाद वाला पाकिस्तान में जाना चाहता था, और इनकी जूनागढ़ वाला भी पाकिस्तान में जाना चाहता था। लेकिन इन दोनों में ने जो जूनागढ़ था, इनकी जूनागढ़ गुजरात के अंदर है, ने जूनागढ़ में इनकी जनमत संग्रह कराया गया। यानी कि जूनागढ़ देशी रियासत में 90% हिंदू थे और 10% मुस्लिम थे। तो जब जनमत संग्रह कराया गया, तो जनमत संग्रह के तहत यानी कि 90% हिंदू भारत में रहना चाहते थे और 10% जो मुस्लिम थे वो उन्हीं को लग रही थी कि पाकिस्तान में जाने की, तो जूनागढ़ भारत में ही रह गया। दूसरा बचा हैदराबाद। हैदराबाद का निजाम था, हैदराबाद का निजाम ये पाकिस्तान में जाना चाहता था। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे समझा बुझाकर यानी कि भारत में सम्मिलित कर लिया। इन दोनों के बारे में काफी डिटेल से अपन पॉलिटिक्स के अंदर पढ़े, काफी डिटेल से पढ़ेंगे कि कैसे यानी कि हैदराबाद के निजाम के पास गया, हैदराबाद के निजाम ने बात नहीं मानी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसके धमकाया यानी कि यहाँ पे पुलिस आएगी और इनकी आप लोगों को पीटेगी वगैरह, तो और इनकी जेल में जाकर बंद कर देगी। तो ये हैदराबाद का निजाम परिसर में आ गया और ये भारत में रुक गया। इनको सभी को डिटेल से पढ़ेंगे। आज अपन को जो पढ़ना है, आज अपना जो मेन फोकस रहेगा वो जम्मू कश्मीर पे रहेगा। किस पे रहेगा, जम्मू कश्मीर पे रहेगा। तो जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह
जम्मू कश्मीर को एक स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे, बट स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे। जम्मू कश्मीर का राजा कौन था? का राजा हरि सिंह। कौन? हरि सिंह। और इस हरि सिंह का जो प्रधानमंत्री था, पीएम प्रधानमंत्री, वो था शेख अब्दुल्ला। और ये जो हरि सिंह था, हरि सिंह के प्रधानमंत्री का नाम था शेख अब्दुल्ला। ने क्या था? शेख अब्दुल्ला। लेकिन जैसे ही सन 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, अब यानी कि ये जम्मू कश्मीर का राजा भारत में सम्मिलित नहीं होना चाहता था, लेकिन यानी कि जैसे एक महीने के बाद, यानी कि 1-2 महीने के बाद, देश के बंटवारे के 1-2 महीने के बाद पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान की आर्मी ने यूसुफ जाई कबालियों का वेश धारण करके जम्मू कश्मीर में आक्रमण करना शुरू कर दिया। जम्मू कश्मीर और इनकी उन पाकिस्तानियों ने जम्मू कश्मीर के राजा की सभी फौजों को मार दिया, सभी सेना को मार दिया। जम्मू कश्मीर के राजा बौखला गया कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तो जम्मू कश्मीर के राजा ने भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से मदद मांगी, पंडित जवाहरलाल नेहरू से मदद मांगी। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू तो मदद करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को समझाया और इनकी पूरी बात बता दी कि अपन इनकी मदद नहीं करेंगे, इसके बदले अपन उसे एक बिले पत्र पर हस्ताक्षर करवाएंगे कि हम तुम्हारी मदद तब करेंगे जब तुम भारत में सम्मिलित होंगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हरि सिंह के पास फोन कर दिया और बोला यानी कि हरि सिंह के पास इनके पत्र वगैरह भिजवा दिया और बोला कि हम आपकी मदद करने के लिए तैयार, बट आपको भारत में सम्मिलित होना होगा, भारत में। लेकिन जब हरि सिंह की बिल्कुल पार नहीं पड़ी तो हरि सिंह ने कह दिया कि हाँ, हम भारत में सम्मिलित हो जाएंगे। तो हरि सिंह ने इनके बिले पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। फिर इनके भारत ने अपनी सेना को भेजा। तो भारत ने जब अपनी सेना को भेजा, तब तक पाकिस्तान इस 30% इलाके पर कब्जा कर चुका था। तब तक पाकिस्तान इस 30% इलाके पर कब्जा कर चुका था। जैसे ही भारतीय सेना यहाँ पर गई, भारतीय सेना ने इनकी पाकिस्तानियों को यहाँ से फिर इनके भगाना स्टार्ट कर दिया, आगे नहीं बढ़ने दिया, आगे बढ़ने नहीं दिया। तो इस तरीके से इनके पाकिस्तान ने पीओके को अपने अंडर में लिया। फिर क्या हुआ? अब इन्हें अक्साई चीन की बात बताता हूँ। क्या हुआ कि सन 1955 में भारत और चाइना के बीच एक पंचशील समझौता हुआ। पंचशील समझौता हुआ, ये समझौता तो हुआ था 20 वर्षों के लिए, बट इनकी चाइना ने ये समझौता 5 साल के लिए ही मतलब माना था, 5 साल के लिए बात मानी थी। क्या हुआ कि भारत और चाइना के बीच समझौता हुआ कि हम एक दूसरे के अंतर्राष्ट्रीय मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक दूसरे का साथ देंगे, हम अपनी संस्कृति को बनाए रखेंगे। ठीक है, तो ये पंचशील समझौता हुआ भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और इनकी चाइना के राष्ट्रपति के बीच। ठीक है, हो गया। अब सन 1959 में चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, तिब्बत पर कब्जा कर लिया। और जो तिब्बत के धर्म गुरु थे दलाई लामा, ये तिब्बत छोड़कर इनकी भारत के हिमाचल प्रदेश में आ गए और इनकी भारत की संस्कृति रही है, यानी कि जो भी इनकी मेहमान आता है हम उसका अच्छे तरीके से इनकी स्वागत करते हैं, उसे इनकी शरण देते हैं, भारत की संस्कृति है। तो दलाई लामा को इनकी भारत ने शरण दे दी। इस बात से इनकी चाइना नाराज हो गया और इनकी चाइना ने भारत पर आक्रमण कर दिया। सन 1962 में चाइना ने भारत पर आक्रमण कर दिया और इस अक्साई चेन को अपने अंडर में ले लिया, इस अक्साई चेन को अपने अंडर में ले लिया। ठीक है, अपने अंडर में ले लिया। इस तरीके से भारत ने अपने 40